Hello everyone. So this is the second lecture for the solution of मध्य प्रदेश वर्ग फर्स्ट एग्जाम। देखो मैंने सॉल्यूशंस डालने में जल्दी इसलिए नहीं करी क्योंकि अ, हमको आपत्ति डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसका कारण क्या है कि आपत्ति के हिसाब से अगर आप वीडियो सॉल्यूशंस देख रहे हो तो फिर मत देखना, क्योंकि आपत्तियां मैक्सिमम जा चुकी है। अब आप कोई आपत्ति भेज भी नहीं सकते हो। इसीलिए मैंने वीडियोस डालने में कोई जल्दबाजी नहीं करी है। सबसे मेन बात यह है कि अब आपको ये वीडियोस केवल इसलिए देखना है ताकि आगे जो पीजीटी लेवल के एग्जाम्स होंगे उन पीजीटी लेवल्स के एग्जाम्स के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर पाओ। आपने सोचने में, सॉल्यूशन करने में क्या गलतियां करी है उनका एनालिसिस कर पाओ, इसीलिए मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ। अदरवाइज आपत्ति के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। अभी लास्ट है और कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जिन क्वेश्चंस पर आपत्तियां थी उनसे कहीं ज़्यादा आपत्तियां जा चुकी है। इसलिए कोई आपत्ति करने लायक सवाल बचा ही नहीं है। सो डोंट वरी कि आपको आपत्ति के लिए वीडियोस देखने हैं तो आपत्ति मत डालिए, ऑब्जेक्शन सब जा चुके हैं। दूसरी बात, कुछ सवालों के ऑब्जेक्शंस तो ऐसे गए हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने केवल लास्ट लेक्चर में जो आपको पढ़ाया था, जो सॉल्यूशंस बताए थे, उन सॉल्यूशंस के अंदर केवल एक ही सवाल था जिसमें ऑब्जेक्शन था, वो यंग मॉडुलस वाला। बस उसके अलावा ऐसा कोई सवाल नहीं था जो इफेक्टिवली आपत्ति वाला हो। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा पिछले वाला जो एग्जाम हुआ था एमपी वर्ग वाला, उसमें ना केवल 7 से 8 आपत्तियां ही मानी गई थी, जबकि 58 आपत्तियां गई थी। 50 से ऊपर आपत्तियां थी पर 7 से 8 मानी गई थी। मैं भी ये मानता हूँ कि लास्ट 10 क्वेश्चंस में लगभग जो अपन ने लास्ट लेक्चर में किए थे उसमें केवल मतलब जो 5 या 6 सवाल पे आपत्ति जा चुकी है उनमें से केवल वो एक सवाल है यंगी मॉडुलस वाला जो सच में आपत्ति करने लायक था और उस पर आपत्ति जानी चाहिए थी और वो एक्सेप्ट भी होगी, वो गई भी है आपत्ति। आपत्ति वैसे हर सवाल पे गई है बट उसकी आपत्ति एक्सेप्ट होगी, तो उसको भूल जाओ आपत्ति को। आप अपन अगले सवाल पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, और सॉल्यूशंस करके देखते हैं आखिर तुमने सोचने में क्या गलती कर दी, ठीक है, जो आपको वो सवाल गलत हुआ। अगला सवाल ये वाला है, in in two positive charges q2 and q3 fixed along the y-axis exert a net electric force in plus x direction on the charge q1 fixed along the x-axis। ओके, इस सवाल में ये बात बोल रहा है बच्चों, बड़ा ध्यान से देखना। ये बोल रहा है कि इस q1 के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है किसकी वजह से, q2 और q3 की वजह से, वो प्लस एक्स दिशा में हो रहा है। ये सवाल आपत्ति करने लायक बिल्कुल भी नहीं है, फिर भी इस पर आपत्ति गई है। इसमें कंफ्यूजन ये था कि आपको इसमें बच्चों ने क्या समझा कि Q1 और Q2 जो है ना, सॉरी Q1 Q2 Q3 पॉजिटिव चार्जेस है, तो जब Q2 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो इसको रिपेल करेगा और जब Q3 इसके ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये रिपेल करेगा। तो इस तरीके से इसके जो रिजल्टेंट x कंपोनेंट है माइनस डायरेक्शन में वो रहेंगे और y कंपोनेंट जीरो जाएंगे, ऐसा सोचा। फिर इसके बाद में अगर मान लो अगला चार्ज प्लस क्यू आया तो ये क्या करेगा, ये भी इसको रिपेल करेगा और ये इस डायरेक्शन में क्या करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये क्या करेगा कि शेल पॉइंट अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये बच्चों ने सवाल का आंसर लगाया इस तरह का सोच के, पर नहीं, ये थोड़ा घुमाने वाला सवाल था। इसने आपको क्या बोला है बच्चों, इसने क्या बोला है कि जो Q2 और Q3 की वजह से Q1 के ऊपर फोर्स लग रहा है वो माइनस एक्स दिशा में कतई नहीं है, वो प्लस एक्स दिशा में है, मतलब वो इस दिशा में है। अरे इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये हुआ है बच्चों कि जो Q1 चार्ज है वो बिल्कुल भी वो बिल्कुल भी ऋणात्मक धनात्मक नहीं है, क्योंकि धनात्मक होता तो वो Q1 Q2 की वजह से जो बल है वो माइनस एक्स में जाता, ना कि प्लस एक्स में। तो ये जो प्लस एक्स दिशा दे रखी है ना, इसका मतलब ये हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका Q1 चार्ज है वो नेगेटिव नेचर का है। तो इससे साफ साफ निकलता है इंडिकेशन कि ये नेगेटिव नेचर का होने की वजह से
Q2 जो है ना Q1 को अट्रैक्ट करेगा, मतलब फोर्स इधर जाएगा। Q3 जो है वो भी Q1 को अट्रैक्ट करेगा, वो भी इधर जाएगा, क्योंकि Q2 Q1 पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है ना। तभी जाके ये अट्रैक्ट कर सकता है, और अट्रैक्शन की वजह से जो इसके कंपोनेंट्स हैं वाई डायरेक्शन में वो तो कैंसिल हो जाएंगे, बट जो एक्स डायरेक्शन के कंपोनेंट्स हैं वो ऐड हो जाएंगे, और अब जाके आपका फोर्स क्या आएगा, प्लस एक्स डायरेक्शन में आएगा। अब आप ये बोल सकते हो कि अगर ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब Q तो जो है पॉजिटिव चार्ज है। साफ साफ बोला है ना उसने, Q तो पॉजिटिव चार्ज है, ये उसने क्लियर इंडिकेशन दे दिया कि Q जो है वो पॉजिटिव चार्ज है। तो अगर Q पॉजिटिव चार्जेस है, और ये भी उसने साफ साफ बोला है कि Q2 और Q3 भी पॉजिटिव चार्जेस है, तो ये तो फैक्ट है कि Q1 जो है वो नेगेटिव चार्ज होगा। इसने Q1 का कोई साइन नहीं दे रखा, बट उसने डायरेक्शन दे रखी है, इससे ये पता लगता है कि Q1 जो है वो नेगेटिव चार्ज है। तो ये घुमाने वाला सवाल था थोड़ा सा। तो इसीलिए आप ये बोल सकते हो कि अगर ये Q जो है वो Q1 के ऊपर फोर्स अप्लाई करेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा तो फिर इधर की तरफ डायरेक्शन होगा। मतलब कि इसका जो ये आंसर है, शैल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, इसमें कोई आपत्ति नहीं जानी चाहिए, है ना, ये सॉल्यूशन है इसका। चलिए आगे अगला सवाल करते हैं। What is the angle between the direction of velocity and acceleration at the highest point of the trajectory? तो इसे भी 90 डिग्री का है, बिल्कुल सही है। देखो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जब हम लोग ट्रेजेक्ट्री की मोशन की बात करते हैं ना बेटा, तो ट्रेजेक्ट्री मोशन ऐसी होती है। तो स्टार्टिंग में जब इनिशियल वेलोसिटी की बात वो इधर होती है, ठीक है, और हम जब बात करते हैं एक्सेलरेशन की तो वो भी इधर ही होता है। अब इधर देखो, यहाँ पर हमारे पास में जब हाईएस्ट पॉइंट पे आप चले जाओगे तो ये जो है ना इधर की तरफ वेलोसिटी का डायरेक्शन रहेगा। हाईएस्ट पॉइंट की जब बात करेंगे तो वेलोसिटी का डायरेक्शन हमेशा आगे रहेगा, ताकि वो जो प्रोजेक्टाइल है वो आगे बढ़े। हाँ तो सॉरी बच्चों, बीच में वीडियो बंद हो गया था, इसको चालू करते हैं। तो उच्चतम बिंदु पर क्या होगा बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी ना वो इस तरफ जाएगी, मतलब पार्टिकल आगे बढ़ रहा है ना, तो पार्टिकल आगे बढ़ता रहेगा, और सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन सबसे हाईएस्ट होता है, जो कि नीचे की ओर लगता है, प्योरली नीचे की ओर लगता है, तो उसका जी हमेशा नीचे की ओर लगेगा। तो क्लियरली दिख रहा है कि दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो ऑब्जेक्शन करने का कोई सवाल भी नहीं था। फिर भी लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा। मतलब आज के दोनों सवालों में, इस वाले सवाल में भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, इसमें भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं माना जाएगा। अब इस सवाल की बात करते हैं। इस सवाल में बिल्कुल ऑब्जेक्शन जाएगा, और इसमें सवाल में ऑब्जेक्शन गया भी है, और इसका ऑब्जेक्शन सही माना जाएगा। तो आज जो मैं आपको 10 सवाल कराने वाला हूँ, उन 10 सवाल में यही एक सवाल है जिसका ऑब्जेक्शन वैलिड है। कल जो सवाल करवाए थे मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, उसमें जो ये वाला क्वेश्चन था इसका ऑब्जेक्शन वैलिड था, इसके अलावा कोई भी ऑब्जेक्शन वैलिड नहीं है। और आज जो मैं करा रहा हूँ इन सवालों में ये वाला ऑब्जेक्शन वैलिड है। उसका कारण क्या है, two racing cars whose masses m1 and m2 are moving on a circular track of radii r1 and r2 respectively, their speeds are such they complete one cycle in the same time। तो बच्चों एक बार समझना, जो हमारी एंगुलर स्पीड होती है ना, बेसिकली ओमेगा जो होता है एंगुलर स्पीड होती है, उसका सिंपल फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टाइम पीरियड। अब अगर दोनों कार है, वो दोनों 2 पाई सर्कमफेरेंस पूरा कर रही है, तो 2 पाई दोनों के लिए कॉमन है, और उनके लिए टी भी सेम है, उसमें सेम टाइम। जब टी का वैल्यू सेम है तो ओमेगा भी तो सेम होगा। इसका मतलब जब दोनों कारों के लिए ओमेगा सेम होगा तो ओमेगा 1 और ओमेगा 2 का रेशो 1:2 आएगा। तो इसका सही आंसर ये होना चाहिए, बट उन लोगों ने ये ऑप्शन दिया हुआ है, इसका मतलब हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि टाइम सेम है ना। अगर ये टाइम का जिक्र नहीं करता तो बिल्कुल मैं इसको वैलिड मानता। उसका कारण ये है कि J इज इक्वल टू क्या होता है, R क्रॉस P होता है, R बराबर एम बी होता है। तो J इज इक्वल टू, एक तरह से आप ये मान सकते हो R इज इक्वल टू एम बी, ठीक है, या फिर J इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर
एक तरह से वी बराबर आर ओमेगा होता है, तो आर स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, उस स्थिति में जे कांस्टेंट अगर हम लोग मान लेते हैं, तो अगर जे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, अगर हम लोग वैलिड माने, तो ओमेगा वन और ओमेगा टू लगभग उस तरह से होता है, बट फिर भी ये जे इज इक्वल टू आई ओमेगा होता है, सॉरी, तो आई ओमेगा होने से क्या हो जाएगा, ओमेगा प्रोपोर्शनल टू आई, तब भी नहीं होगा, ये तो तब भी नहीं होगा। तो इस सवाल के लिए फिलहाल टी दे रखा है, तो हम लोग ज़्यादा किसी को उलझेंगे नहीं। आप इसी में मानो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसमें ऑब्जेक्शन 100% माना जाना चाहिए। ठीक है ना। अगला सवाल ये वाला है, ये सवाल का सही आंसर ये वाला है, बिल्कुल ये बिल्कुल सही है। उसका कारण मैं आपको बताऊँ। एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। इसने इस ग्राफ में गतिज ऊर्जा को नेगेटिव दे रखा है, तो ये ग्राफ वैसे वैलिड नहीं है। एक ग्राफ ऐसा था, चौथा ऑप्शन था, उसमें एक ग्राफ ऐसा था, तो ये वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है। अगर आप प्लैनेटरी मोशन देखेंगे ना, तो प्लैनेटरी मोशन में क्या हो जाएगा कि अगर ये सन है और ये अर्थ है, तो उस तरह से मोशन करती है, तो जब वो दूर होती है तो उसकी मोशन थोड़ी धीरे हो जाती है, और जब वो नज़दीक आती है तो ये बहुत चलती फिर एकदम से बढ़ जाती है। तो इस तरह का मतलब ये होता है कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी लगातार घटती बढ़ती रहती है। ठीक है, जब ये सन के पास में होती है तो ऑब्वियस सी बात है, ये अपना इस स्थिति में गतिज ऊर्जा को बढ़ा लेती है। इसका मतलब ये हुआ बेटा, ये पहले गतिज ऊर्जा बढ़ाती है, फिर उसके बाद में धीरे 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 कम करती है, फिर बढ़ाती है, फिर कम करती है, ऐसा होता है। तो कांस्टेंट तो होना सवाल ही नहीं है। दूसरा ये है कि ये नेगेटिव में भी कभी नहीं होती। याद रखना, गतिज ऊर्जा कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, ये बात परम सत्य है। तीसरा, इस ऑप्शन की बात करूं तो इसमें क्या दे रखा है, पहले ऐसा होता है, फिर उसके बाद में गतिज ऊर्जा बढ़ती है बढ़ती है बढ़ती है, कम होती है कम होती है कम होती है, और फिर जीरो हो जाती है। ये तो गलत बात है। गतिज ऊर्जा जीरो हो जाएगी तो मोशन कैसे पॉसिबल होगी, जरा बताना एक बार। और इस ऑप्शन में गतिज ऊर्जा को जीरो दे रखा है, तो ये तो गलत बात है ना। गतिज ऊर्जा अगर जीरो हो गई तो फिर तो मोशन ही पॉसिबल नहीं है ना। तो मोशन को मेंटेन करने के लिए गतिज ऊर्जा की कुछ वैल्यू होना आवश्यक है, जैसा कि इस ग्राफ में दे रखा है, धीरे धीरे बढ़ती है, फिर कम होती है, फिर एकदम बढ़ती है, ना तो नेगेटिव होती है ना जीरो होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। इसमें देखो, शुद्ध स्थानांतरण गति में किसी क्षण विशेष पर पिंड के कण किसी भी, तो प्रत्येक कण, जैसे मान लो कि कोई भी मैं आपको बता दूं, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। जैसे मान लो ये आपका मोबाइल है या कोई कार जा रही है। अब ये जो कार होती है ना, इसका प्रत्येक कण, चाहे ये कण हो चाहे ये कण हो चाहे ये कण हो, अगर शुद्ध स्थानांतरण गति है और ये प्रॉपर चल रही है, घूमने घूमने वाली गति में देखो दिक्कत है। घूमने वाली गति में क्या होता है बेटा कि जैसे मान लो कुछ चीज़ आप घुमा रहे हो, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के नज़दीक जो कण होते हैं ना, वो थोड़ा धीरे घूमते हैं, और जो कण जितना दूर होता है ना, वो उतना फास्ट घूमता है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की वजह से। तो उसमें प्रत्येक कण का वेग समान नहीं होता। बट अब जैसे कोई कार चल रही है ना, तो वो शुद्ध स्थानांतरण गति कर रही है, प्रॉपर ट्रांसलेशनल मोशन अगर हो रहा है ना, मान लीजिए, तो उस प्रॉपर ट्रांसलेशन मोशन में हर कण का वेग, जैसे मान लो कार के अंदर आप बैठे हो, तो जो पीछे वाले व्यक्ति का वेग होगा वही आगे वाले ड्राइवर का वेग होगा, तो प्रत्येक कण का वेग सेम होता है। तो ये तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, सही है तो ना, प्रत्येक कण का वेग समान होता है। असमान तो केवल उसमें होता है जो रोटेशनल मोशन होती है ना, उसमें शून्य हो नहीं सकता, और दिए गए विकल्प भी कोई मतलब के नहीं है। अगले इसमें बड़ा आसान सवाल है, देखो सिंपल सा, इसमें ना बी का डायरेक्शन नहीं पूछा हुआ आपसे, केवल बी का मैग्नीट्यूड पूछा हुआ है। तो मैग्नीट्यूड वाइज देखा जाए तो बी बराबर ई अपॉन वी होता है, ये बड़ा फेमस फॉर्मूला है। नॉर्मली विद्युत चुम्बकीय तरंग है, फ्री स्पेस दे रखा है ना इसने, तो विद्युत चुम्बकीय तरंग फ्री स्पेस में वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है, और ई का वैल्यू दे रखा है उसने 6.3। हमको डायरेक्शन से मतलब नहीं, केवल वही चाहिए हमको, मैग्नीट्यूड 6.3 उसे दे रखा है, और वी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट के अप्रॉक्स है, तो 3.1 मल्टीप्लाई बाई 10⁸ 8। थोड़ा इसको आप करोगे तो आ जाएगा 2.1 10⁻। आपको उलझाने के लिए उसने एक्चुअली
कुछ फ्रीक्वेंसी दे रखी है, केवल ये फ्रीक्वेंसी आपको उलझाने के लिए दे रखी है उसने, ये वाली फ्रीक्वेंसी, बाकी इसका कोई रोल नहीं है इस सवाल में। फ्री स्पेस दे रखा है, इसका मतलब ये है कि वो वैक्यूम है, और वैक्यूम में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती है, इसीलिए आपका ऑप्शन बी इसमें परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं जाएगी। ये बड़ा आसान सवाल था। अगर मैं इस ग्राफ की बात करूँ तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर आपको वी और टी में ग्राफ प्लॉट करना है तो पी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, तो पी कांस्टेंट हो जाएगा तो वी प्रोपोर्शनल टू टी हो जाएगा, मतलब ग्राफ कैसा आना चाहिए था, तो ये गलत ग्राफ है। इसी प्रकार से अगर वी कांस्टेंट रहेगा तो वी कांस्टेंट वी प्रोपोर्शनल टी, तो ये वाला ग्राफ परफेक्ट है। पी वी क्या लिखा हुआ है, पी वी, अच्छा पी वी का ग्राफ टी से है, तो या तो क्लियरली दिख रहा है आपको पी वी प्रोपोर्शनल टू टी है, साफ साफ दिख रहा है, तो ये ग्राफ तो वैसे भी नहीं आएगा। और अगर टी कांस्टेंट है तो मैंने बता ही दिया ये वाला ग्राफ सही है, नेगेटिव स्लोप है नहीं, पॉजिटिव स्लोप पे आता है, तो ये वाला ग्राफ कैसे सही हो सकता है, तो पी वी के अंदर तो, अच्छा ये पी और टी का था, ये पी और वी का, ओके रुको, पी और वी का समझाते हैं। अगर टी कांस्टेंट है ना तो पी प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल इस वाली इक्वेशन से, तो उस स्थिति में ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला ऐसा होता है, जस्ट लाइक दिस। और ये जो ग्राफ है नेगेटिव स्लोप का है, मतलब स्ट्रेट लाइन कर्व है, स्ट्रेट लाइन कर्व नहीं होता, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर्व ऐसे होता है, तो ये ऑप्शन बी सही है। ये तो देखते लगाने वाला सवाल था, क्योंकि 10⁻15 एक फर्मी के बराबर, ये तो सार्वभौमिक सत्य है, सबसे छोटी डायमेंशन ही होती है। ये तो परमाणु में होती है, तो परमाणु की जो यूनिट होती है या परमाणु की जो कोटि होती है किसी भी डिस्टेंस को नापने की, वो 10⁻−10, मतलब कि एक कोई परमाणु है बोहर के अनुसार, ये नाभिक है, तो कोई ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहा है तो उसकी रेडियस 10⁻−10 कोटि की होती है, 10⁻−12 नहीं हो सकती, और ये तो कभी पॉसिबल ही नहीं है। खैर सबसे छोटी जो यूनिट होती है ना वो यही होती है 10⁻−15, नाभिक की त्रिज्या उसी ऑर्डर की होती है, तो कोई ना न्यूक्लियस पढ़ते वक्त हमेशा यही ध्यान रखते हैं। ये बड़ा आसान सवाल है, देखो आपको दे रखा है इसमें कि 10 माइक्रोफेरड के सारे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पे उसने कहीं पे 500 वोल्ट की लगा रखी बैटरी, मतलब कहीं पे उसने सप्लाई दे रखा है, कहीं भी दे दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ दे दो, यहाँ दे दो, जहाँ भी आपकी इच्छा हो वहाँ एक बार आप क्या करो, वोल्टेज सप्लाई दे दो, उसने दे रखा कहाँ देना है, बट आप अपने मन से कहीं पर भी दे सकते हो, बोलो जहाँ देना चाहो वहाँ दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब फर्क केवल इतना है कि जहाँ पे भी आप दोगे ना, जैसे मैं आपको सपोज बोलता हूँ कि वोल्टेज सप्लाई जो दे रखा है वो उसने कहीं भी ले लो, वट एवर वेवर एवर यू वांट, मान लो यहाँ पर दे रखा है वोल्टेज सप्लाई, तो वोल्टेज सप्लाई यहाँ दे रखा है ना, तो ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर ये कैपेसिटर सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि सीरीज का एक नियम होता है कि अगर किसी कैपेसिटर का पॉजिटिव अगले वाले के नेगेटिव से कनेक्टेड है, और इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव, मतलब जो भी है सीरीज में है वो, ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता नेगेटिव पॉजिटिव, बट ये वोल्टेज सप्लाई अगर यहाँ पर दे रखा है तो ये सीरीज में हो जाएंगे तीनों, और सीरीज का एक नियम होता है कि 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। हाँ बस ये है कि वोल्टेज सप्लाई का जो पॉइंट है वो एक कैपेसिटर से, और वोल्टेज सप्लाई का दूसरा पॉइंट दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट होना चाहिए, तो अगर मैं ऐसा करता हूँ तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, 1/10 प्लस 1/10 प्लस 1/10, so c is equal to 10/3, ठीक है 3.33। अब इस स्थिति में हम ये बोल सकते हैं कि ये वोल्टेज सप्लाई का ये कैपेसिटर हो गया, और ये दूसरा कैपेसिटर हो गया, क्योंकि वोल्टेज सप्लाई आपने यहाँ प्रोवाइड कर दी ना इसी की वजह से, तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि दो कैपेसिटर ऐसे बन जाए, क्योंकि वोल्टेज का पॉजिटिव टर्मिनल दोनों के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, देख लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये दोनों के पॉजिटिव से कनेक्टेड है, और वोल्टेज का नेगेटिव टर्मिनल दोनों के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो इसको बोलते हैं बेटा पैरेलल कॉम्बिनेशन, नेगेटिव टर्मिनल दोनों के नेगेटिव से कनेक्टेड है, तो 3.33 किससे कनेक्टेड है, 10 से, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर पैरेलल होते हैं ना कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर, तो बेसिकली वो
सीरीज पैरेलल में ऐड होते हैं, तो 10 प्लस 3.33 दैट इज 13.33। तो इसका ऑब्जेक्शन गया है बट कोई वैलिड नहीं। ऑब्जेक्शन मेरे हिसाब से इसलिए गया है कि ये नेगेटिव होना चाहिए और ये पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाके सही होगा। बट क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो तो वोल्टेज टर्मिनल चेक करना पड़ता है बस। ये कैपेसिटर के साइन इन्होंने दे रखे हैं वो थोड़े से गड़बड़ है, बाकी हमको केवल ये वोल्टेज टर्मिनल देखना पड़ता है कि इससे क्या कनेक्टेड है। एक्चुअली ये पैरेलल का नियम तो ये होता है कि दोनों कैपेसिटर के जो पॉइंट्स हैं वो वोल्टेज के किसी एक टर्मिनल से, और जो बाकी बचा हुआ पॉइंट है वो दूसरे टर्मिनल से कनेक्टेड हो। और सीरीज का ये है कि बेटा एक कैपेसिटर का साइन दूसरे कैपेसिटर के साइन से कनेक्टेड हो, जैसा कि यह मैंने आपको बताया। तो वो तो ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्जेक्शन गया है बट वैलिड नहीं है वो ऑब्जेक्शन, इसलिए कोई वैलिड नहीं है। बाकी और कौन सा सवाल बच रहा है आज? अच्छा, आज के और सवाल इसमें है नहीं। ठीक है, फिर इतने सवाल काफ़ी है। आई थिंक शायद 10 सवाल होगा ये, बाकी अगले 10 सवाल कल करेंगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्शन तो खैर करना नहीं, बिकॉज ऑलमोस्ट सब क्वेश्चंस पे ऑब्जेक्शन जा चुके हैं। आपको केवल सीखना है कि हम लोग आगे पीजीटी लेवल के एग्जाम में इस तरह के सवाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही फिलहाल। थैंक यू।